नमस्कार बच्चों, मैं शशिकांत जांगीर आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन हब शशिकांत सर के चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की पुस्तक व्यष्टि अर्थशास्त्र के पाठ नंबर 3 उत्पादन और लागत के अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन क्या होते हैं। उनको हमने रेखा चित्र के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से समझा था। और आज हम पढ़ेंगे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। देखो बच्चों, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो परीक्षा में अधिकतर बार पूछा जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या होता है। कि इस नियम के अनुसार एक परिवर्तनशील साधन की, ध्यान देना बच्चों, एक परिवर्तनशील साधन की उत्तरोत्तर इकाई बढ़ाने पर, एक परिवर्तनशील साधन की उत्तरोत्तर इकाई बढ़ाने पर या उत्तरोत्तर इकाइयों में वृद्धि करने पर एक सीमा के पश्चात जो सीमांत उत्पादकता है उसमें कमी होने लगती है, जिससे कुल उत्पादन घटने लगता है, जिसे ही परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहा जाता है। देखना बच्चों, इसमें क्या होता है, एक परिवर्तनशील साधन की लगातार इकाइयों में हम वृद्धि करते हैं तो एक सीमा के बाद में क्या होता है कि जो सीमांत उत्पादकता होती है वो घटने लग जाती है, जिससे क्या होता है कि कुल उत्पादन घटने लग जाता है। तो वही नियम क्या कहलाता है, वही नियम कहलाता है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। तो हम डेफिनेशन लिखते हैं। इस नियम के अनुसार एक परिवर्तनशील साधन की इकाई में उत्तरोत्तर वृद्धि करने पर एक सीमा के पश्चात साधन की सीमांत उत्पादकता में कमी होने लगती है, जिससे कुल उत्पादन घटने लगता है। इसे ही परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहा जाता है। तो बच्चों, आपके परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि इस नियम के अनुसार एक परिवर्तनशील साधन की इकाइयों में लगातार या उत्तरोत्तर वृद्धि करने पर, ये परिवर्तनशील साधन की इकाइयों में हम लगातार या उत्तरोत्तर वृद्धि करेंगे तो एक सीमा के पश्चात साधन की सीमांत उत्पादकता में कमी होने लगती है, जिससे कुल उत्पादन घटने लगता है। तो इसे ही परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहा जाता है। जब हम इस नियम का अध्ययन करते हैं तो जैसे जैसे जो इकाइयां हैं एक साधन की, हम एक साधन को स्थिर रखते हैं और दूसरे साधन में परिवर्तन करते हैं। इस नियम में हम एक साधन को स्थिर रखकर दूसरे साधन में परिवर्तन करते हैं तो कुल उत्पादन सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन
औसत उत्पादन अलग अलग तरीके से परिवर्तित होते हैं, अलग अलग तरीके से परिवर्तित होते हैं। तो आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। तो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या है कि इस नियम के अनुसार एक परिवर्तनशील साधन की इकाइयों में उत्तरोत्तर वृद्धि करने पर एक सीमा पश्चात साधन की सीमांत उत्पादकता में कमी होने लगती है, जिससे कुल उत्पादन घटने लगता है। इसे ही परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहा जाता है। इस नियम में एक साधन को स्थिर रखकर, ध्यान देना बच्चों, कि इस नियम में एक साधन को स्थिर रखकर दूसरे साधन में परिवर्तन करते हैं तो कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन अलग अलग तरीके से परिवर्तित होते हैं, अलग अलग तरह से परिवर्तित होते हैं। तो आपको बच्चों परिवर्तनशील अनुपातों नियम की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब इसका हम वर्णन जानेंगे, ठीक है। इसका हम वर्णन जानने के पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस नियम में 3 अवस्थाएं होती है। ध्यान देना बच्चों, मेन इंपॉर्टेंट चीज यही है इस नियम की कि इस नियम में 3 अवस्थाएं होती है। ध्यान देना बच्चों, इस नियम में नोट भी कर लेना आप, इस नियम में 3 अवस्था होती है। पहली है बढ़ते औसत उत्पादन की अवस्था, बढ़ते औसत उत्पादन की अवस्था। पहली अवस्था कौन सी होगी? बढ़ते औसत उत्पादन की अवस्था। दूसरी है घटते प्रतिफल की अवस्था और तीसरी है ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था। तो इस नियम का हम वर्णन करने के पहले इन 3 अवस्था को जानेंगे। बढ़ते औसत उत्पादन की अवस्था, घटते प्रतिफल की अवस्था और ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था, ठीक है ना। तो इस प्रकार अब हम इस नियम का वर्णन करेंगे, इस नियम की व्याख्या करेंगे, ठीक है। तो व्याख्या करने से पूर्व हम एक एक करके इन अवस्थाओं को भी समझते जाएंगे, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तीनों अवस्था ही है और इन तीनों का वर्णन आपको करना है, ठीक है, परीक्षा में। तो मैं आपको एक एक करके प्रत्येक अवस्था के बारे में आपको समझाऊंगा। देखो बच्चों, ध्यान देना सब बच्चे। अब हम बनाएंगे रेखा चित्र। उस रेखा चित्र के माध्यम से प्रत्येक अवस्था का हम वर्णन करेंगे और उसको समझेंगे, और आपको वैसे कि वैसे वर्णन अपनी कॉपी में नोट करना है, ठीक है। और परीक्षा में अगर प्रश्न आ जाए तो उसको वैसे के वैसे समझाना। तो सबसे पहले हम रेखा चित्र बनाते हैं। यहां पर मैं लेता हूं O अक्ष पर परिवर्तनशील साधन की इकाइयां। यहाँ पे क्या आ जाएगी? परिवर्तनशील साधन की इकाइयां। और OY अक्ष पे आ जाएगी उत्पादन। OY अक्ष पे क्या आएंगे? उत्पादन, जिसमें कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन व औसत उत्पादन, तीनों उत्पादन क्या है? शामिल है। तो हम क्या करेंगे? रेखा चित्र बनाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये मैंने रेखा चित्र बनाया है कुल उत्पादन वक्र का। आपने देखा होगा
कि हमने जब पिछले वीडियो में पढ़ा था तो कुल उत्पादन वक्र ऐसे ही बना था। ठीक है, तो बच्चों मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है रेखा चित्र। अगर रेखा चित्र आपके समझ में आ गया ना तो इसे मान लो आपके हर चीज समझ में आ जाएगी। मैंने यहाँ इस रेखा चित्र में 3 वक्र बनाए। एक तो बनाया मैंने कुल उत्पादन वक्र जो सबसे ऊपर स्थित है, फिर उसके बाद में है सीमांत उत्पादन वक्र, और उसके बाद में है औसत उत्पादन वक्र। तो देखो बच्चों, ये कौन सा वक्र है? सीमांत उत्पादन वक्र, सॉरी कुल उत्पादन वक्र। उसके बाद में है औसत उत्पादन वक्र और लास्ट में है सीमांत उत्पादन वक्र। अब हम क्या करेंगे, एक एक का वर्णन करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 खड़ी लाइनें खींची है जो आपको दर्शाती है इस बिंदु, इस लाइन से लेकर इस लाइन तक यह प्रथम अवस्था, प्रथम अवस्था। इस लाइन से लेकर इस लाइन तक है ये द्वितीय अवस्था, और लास्ट वाली है तृतीय अवस्था। ठीक है, इसको मैं M बिंदु मान लेता हूँ, इसको मैं N बिंदु मान लेता हूँ, इसको मैं E बिंदु मान लेता हूँ, इसको मैं R बिंदु मान लेता हूँ, इसको मैं S बिंदु मान लेता हूँ, और इसको मान लेता हूँ मैं T बिंदु। ठीक है, तो देखना बच्चों, अब हम बात करते हैं रेखा चित्र। आप समझ लेना। ठीक है, मैंने इसे रेखा चित्र बनाया है, आपको भी कॉपी में इसे नोट कर लेना है रेखा चित्र। ठीक है, ये जो बड़ा वाला रेखा चित्र है ऊपर से आ रहा है, ये है कुल उत्पादन वक्र। ये ऊपर जाके फिर नीचे आ रहा है और यहाँ शून्य हो रहा है, ये है सीमांत उत्पादन वक्र, और ये है औसत उत्पादन वक्र। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके तीनों अवस्थाओं का वर्णन करेंगे। तो पहली अवस्था कौन सी थी? बढ़ते औसत उत्पादन की अवस्था। पहले कौन सी थी? बढ़ते औसत उत्पादन की अवस्था। समझना बच्चों कि जो पहली अवस्था है, प्रथम अवस्था, बढ़ते औसत उत्पादन की अवस्था, उसमें कुल उत्पादन, देखना बच्चों, उसमें कुल उत्पादन T बिंदु तक, ध्यान देना, उसमें कुल उत्पादन T बिंदु तक बढ़ती दर से बढ़ता है। ध्यान देना कि O से लेकर T बिंदु तक, O से लेकर T बिंदु तक कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता। ध्यान देना बच्चों, बढ़ती दर से बढ़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद में जब तक कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता रहता है, उस बिंदु तक सीमांत उत्पादन क्या होता है? बढ़ता रहता है। सीमांत उत्पादन क्या है? बढ़ता रहता है। ध्यान देना, जब कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है, उस बिंदु तक सीमांत उत्पादन बढ़ता रहता है। इस बिंदु के बाद में कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ता है, जो मोड़, इसको बोलते हैं मोड़ बिंदु। ये है मोड़ बिंदु। ठीक है, मोड़ बिंदु के बाद में
कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ता है, घटती दर से बढ़ता है, तो सीमांत उत्पादन घटने लग जाता है। देखो बच्चों, ये जो मोड़ बिंदु है टी बिंदु के बाद में क्या होता है, कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ता है, और इस बिंदु के बाद में क्या होता है, सीमांत जो उत्पादन है वो धीरे 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 क्या होता है, घटने लग जाता है। सीमांत उत्पादन क्या है, घटने लग जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। प्रथम अवस्था उस समय समाप्त होती है जहां औसत उत्पादन अधिकतम होता है। औसत उत्पादन क्या होता है, अधिकतम होता है। औसत उत्पादन अधिकतम होता है। जहां औसत उत्पादन अधिकतम होता है वहां एमपी और एपी, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन दोनों बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां मैंने 3 बातें बताई कि प्रथम अवस्था में कुल उत्पादन टी बिंदु तक बढ़ती दर से बढ़ता रहता है, तो सीमांत उत्पादन बढ़ता रहता है। ठीक है, और टी बिंदु जो मोड़ बिंदु है, इस बिंदु के बाद में कुल उत्पादन आर बिंदु तक घटती दर से बढ़ता है, परंतु जो औसत सीमांत उत्पादन है वो धीरे धीरे घटने लग जाता है। परंतु तीसरा जो पॉइंट है कि इस अवस्था में औसत उत्पादन लगातार बढ़ते रहता है, और औसत उत्पादन जहां अधिकतम होता है, जैसे एस बिंदु है, जहां अधिकतम होता है वहां सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन दोनों बराबर होते हैं। तो ये तो मैंने इनका वर्णन बता दिया। एक जो मुख्य बात और बताना चाहता हूं कि एक विवेकशील जो उपभोक्ता होता है वो इस अवस्था में कभी भी उत्पादन करना नहीं चाहता। क्यों? इसका रीजन है क्योंकि इसमें क्या होता है, स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन, 2 साधन है। तो प्रथम अवस्था में स्थिर साधनों का परिवर्तनशील साधनों के अनुपात में पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता। ध्यान देना, जो स्थिर साधन है उनका परिवर्तनशील साधनों के अनुपात में पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता, और उत्पादन लगातार क्या होता है, बढ़ते रहता है। तो इसलिए वो ऐसा सोचता है कि मैं अगली अवस्था तक क्या करूं, उत्पादन बढ़ाते रहूं। तो इसलिए कभी भी उत्पादन इसमें नहीं करना चाहिएगा। ठीक है, तो पहली अवस्था समझ में आई। दूसरी अवस्था है द्वितीय अवस्था, जिसे घटते प्रतिफल की अवस्था के नाम से जाना जाता है। तो दूसरी अवस्था है उसे किस नाम से जाना जाता है, घटते प्रतिफल की अवस्था। देखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जाके इसको पूछ सकते हो मुझे। ठीक है, दूसरा है घटते प्रतिफल की अवस्था। ध्यान देना बच्चों, दूसरी जो अवस्था है वो क्या है, घटते प्रतिफल की अवस्था है। इस अवस्था में पहला जो बात है, मुख्य बात, कि इस अवस्था में कुल उत्पादन आर बिंदु से ए बिंदु तक, ध्यान देना कि आर बिंदु से ए बिंदु तक घटती दर से बढ़ता है। इस अवस्था में रेखा चित्र से आर से ई बिंदु तक कुल उत्पादन है टीपी घटती दर से बढ़ता है। रेखा चित्र में आर से ई बिंदु तक कुल उत्पादन है टीपी घटती दर से बढ़ता है, तो सीमांत उत्पादन में क्या होती है, लगातार गिरावट होने लग जाती है। सीमांत उत्पादन क्या होता है, एस से एन बिंदु तक लगातार गिरते रहता है। सीमांत उत्पादन क्या होता है, सीमांत उत्पादन में लगातार गिरावट होती रहती है, लगातार गिरावट होती है। और जो औसत उत्पादन है वह भी घटने लगता है, वह भी क्या होता है, घटता रहता है। तो देखो बच्चों, इस अवस्था में क्या होता है कि जो कुल उत्पादन है
वह घटती दर से बढ़ता है। औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन दोनों में क्या होती है, धीरे धीरे कमी या गिरावट होने लगती है। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है कि जो स्थिर साधन होते हैं और जो परिवर्तनशील साधन होते हैं उन दोनों का अनुपात क्या हो जाता है, समान हो जाता है। यानी स्थिर साधनों का परिवर्तनशील साधनों के अनुपात में पूर्ण उपयोग होने लगता है, जिससे जो उत्पादक होता है उसको ई बिंदु पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त होता है। देखो बच्चों, रेखा चित्र में देखना कि जो ई बिंदु है वहां पर जो उत्पादक है वो सबसे अधिक उत्पादन प्राप्त करा, यानी अधिकतम उत्पादन प्राप्त करता है ई बिंदु पर। ठीक है, जहां कुल उत्पादन अधिकतम होता है, यानी टीपी क्या है, अधिकतम है, उस स्थिति में एमपी शून्य होता है। जब टीपी अधिकतम है तो उस स्थिति में एमपी शून्य होता है। ठीक है, तो इस अवस्था में क्या होता है, जो स्थिर साधन है और जो परिवर्तनशील साधन है उनका समान अनुपात में क्या होता है, उपयोग होता है। ठीक है, जिस कारण से क्या होता है, स्थिर साधनों का परिवर्तनशील साधनों के अकॉर्डिंग पूर्ण रूप से उपयोग हो पाता है, जिससे उत्पादक इस अवस्था में अधिकतम उत्पादन प्राप्त करता है। ठीक है, तीसरी जो अवस्था है, दूसरी अवस्था समझ में आ गई होगी आपके। ठीक है, अब जो तीसरी अवस्था है वो है घटते ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था। तीसरी जो अवस्था है वो है ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था। तो तीसरी अवस्था में क्या होता है, कुल उत्पादन घटने लगता है। देखो बच्चों, कुल उत्पादन घटने लगता है। देखो ई बिंदु के बाद में क्या है, तीसरी अवस्था में कुल उत्पादन में क्या हो रही है, धीरे 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 कमी हो रही है, कुल उत्पादन क्या हो रहा है, घटने लग रहा है। ठीक है, तो एमपी क्या हो जाता है, इस अवस्था के एन बिंदु के बाद में ऋणात्मक हो जाता है। तो एमपी यानी सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है। तृतीय अवस्था में औसत उत्पादन लगातार गिरते रहता है। औसत उत्पादन लगातार गिरते रहता है, परंतु कभी भी शून्य नहीं होता। इस अवस्था में देखो, जो स्थिर साधन है, जो परिवर्तनशील साधन है, तो स्थिर साधनों पर परिवर्तनशील साधनों का दबाव पड़ने लग जाता है। मतलब स्थिर साधन कम हो रहे और परिवर्तनशील साधन बढ़ते रहते, जिससे क्या होता है, उत्पादन बढ़ने की बजाय घटने लग जाता है। दबाव पड़ रहा है स्थिर साधनों पर, तो अनुकूलतम सहयोग नहीं हो पाता, यानी तालमेल अच्छे से बैठ नहीं पाता, जिससे क्या होता है, उत्पादन धीरे धीरे घटने लग जाता है। ठीक है, तो आपको तीनों अवस्थाएं समझ में आ गई होगी। ठीक है, इन तीनों अवस्थाओं का आपने वर्णन कर भी लिया होगा। ठीक है, अब इससे संबंधित एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि एक विवेकशील उत्पादक, देखना बच्चों, मैं यहां लिख के बताता हूं कि एक विवेकशील उत्पादक किस अवस्था में उत्पादन करेगा, ये प्रश्न बनता है। तो इसका आंसर होगा कि एक विवेकशील उत्पादक, अगर बड़ा प्रश्न है तो ध्यान देना बच्चों, कि एक विवेकशील उत्पादक केवल और केवल द्वितीय अवस्था में उत्पादन करना चाहता है। कौन सी अवस्था में,
सेकेंड स्टेज यानी द्वितीय अवस्था में उत्पादन करना चाहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा कि एक विवेकशील उत्पादक द्वितीय अवस्था में उत्पादन करना चाहेगा, द्वितीय अवस्था में उत्पादन करना चाहेगा। एक आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में और बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि एक विवेकशील उत्पादक कौन सी अवस्था में उत्पादन करना चाहता है। एबीसीडी आ जाते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ध्यान रखना इसका आंसर क्या होगा, द्वितीय अवस्था। अब प्रश्न आ जाता है कि वो द्वितीय अवस्था में उत्पादन क्यों करना चाहता है, प्रथम और तृतीय अवस्था में उत्पादन क्यों नहीं करना चाहता। तो मैं आपको यह बताऊंगा पहले कि फर्स्ट स्टेज में क्यों नहीं करना चाहता, थर्ड स्टेज में क्यों नहीं करना चाहता और द्वितीय अवस्था में ही क्यों करना चाहता है। तो आप ध्यान से सुनना मेरी बात। हम बात करते हैं प्रथम अवस्था की। प्रथम अवस्था में एक विवेकशील उत्पादक उत्पादन करना नहीं चाहेगा। इसका मुख्य कारण यह है कि जो स्थिर साधन होते हैं वो परिवर्तनशील साधनों के अनुपात में क्या होते हैं, अधिक होते हैं। मतलब जो स्थिर साधनों का जो अनुपात है वो परिवर्तनशील साधनों के अनुपात में क्या होता है, अधिक होता है। जिस कारण से क्या होता है, परिवर्तनशील साधनों का अनुपात कम होने से और स्थिर साधनों का अनुपात ज्यादा होने से क्या होता है, उनमें क्या होता है, जो स्थिर साधन है उनका पूरा का पूरा या पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता। जैसे एक उदाहरण बताता हूं मैं आपको। जैसे एक मशीन है, एक मशीन पर 10 व्यक्ति कार्य कर सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रथम अवस्था में क्या है कि जो 10 व्यक्ति है, जैसे श्रम की मात्रा 1 बढ़ गई, 2 बढ़ गई, 3 बढ़ गई, 4 बढ़ गई, ठीक है ना। अगर उस पर 10 व्यक्ति काम नहीं करेंगे तब तक वो क्या है, मशीन अपना पूरा का पूरा मतलब 100% नहीं दे पाएगी। अगर उस पर 7 व्यक्ति लगा दिए जाए काम करने के लिए तो भी क्या है, वह 3 व्यक्तियों का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं दे पाएगी, यानी उत्पादन नहीं कर पाएगी 3 व्यक्तियों का, क्योंकि उस पर 7 व्यक्ति ही कार्य कर रहे हैं। परंतु क्षमता कितने की है, 10 की क्षमता है। तो समझ में आया होगा आपको कि स्थिर साधनों का परिवर्तनशील साधनों के तुलना में अनुपात सही ढंग से नहीं बैठ पाता, ठीक है। इस कारण से वह इस अवस्था में उत्पादन करना नहीं चाहेगा और इसमें क्या होता है, उत्पादन धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो वो ऐसे सोचता है कि मैं इसमें उत्पादन नहीं करूंगा, मैं अगली अवस्था में उत्पादन करना चाहूंगा, ठीक है। तो प्रथम अवस्था में इसलिए करना नहीं चाहेगा। तृतीय अवस्था में क्या होता है, कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन तीनों में क्या होती है, गिरावट होने लग जाती है। तो कोई भी एक विवेकशील उत्पादक होता है वो तृतीय अवस्था में उत्पादन करना नहीं चाहेगा। इसका मुख्य कारण क्या होता है, स्थिर साधनों पर परिवर्तनशील साधनों का दबाव पड़ जाता है, ठीक है ना। एक मशीन पर 10 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं और उस पर 15 व्यक्ति कार्य करने लग जाए तो वो मशीन क्या है, अपना दबाव पड़ने से क्या है, उत्पादन बढ़ने के बजाय धीरे धीरे घटने लग जाता है, यानी मशीन में क्या है, प्रॉब्लम होने लग जाएगी। इस कारण से क्या है, उत्पादन बढ़ने के बजाय घटने लग जाता है, ठीक है। एक विवेकशील उत्पादक केवल और केवल द्वितीय अवस्था में ही उत्पादन करना चाहेगा। ध्यान देना बच्चों, एक विवेकशील उत्पादक केवल और केवल द्वितीय अवस्था यानी द्वितीय अवस्था में ही उत्पादन करना चाहेगा। इस अवस्था में इसलिए करना चाहेगा क्योंकि स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन दोनों में क्या होता है, दोनों साधनों का पूर्ण उपयोग हो पाता है, जिससे क्या होता है, उत्पादक अधिकतम उत्पादन प्राप्त करता है द्वितीय अवस्था में न्यूनतम लागत पर। आपको पता है कि एक उत्पादक को लाभ तो भी प्राप्त होता है जब उसका उत्पादन अधिकतम हो और लागत न्यूनतम हो। तो इसलिए स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन दोनों का क्या होता है, समान अनुपात में क्या होता है, उपयोग होता है, जिससे उसको अधिकतम उत्पादन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार एक विवेकशील उत्पादक केवल और केवल द्वितीय अवस्था में ही उत्पादन करना चाहेगा। तो बच्चों, आपके जो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है ये आपके अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। मैंने आपको इस नियम की 3 अवस्थाएं बताई और तीनों अवस्थाओं को मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी किया है, ठीक है। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था के बारे में अच्छे से समझाया भी है और एक विवेकशील उत्पादक कौन सी अवस्था में उत्पादन करना चाहिएगा उसके बारे में मैंने आपको अच्छे से समझाया है। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।